मेथड ओवरलोडिंग क्या है? ठीक है, हम क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे जिनका नाम सेम होगा। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आपका नेम नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, नेम सेम होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाइड होगा? आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप को देख के। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मीटर्स एंड रिटर्न टाइप को देख के ये जनरली कॉल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, ये इसको देख के ये जनरली कॉल होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि आप कैसे सेम नेम पे अगर मल्टीपल मेथड्स को एक क्लास के अंदर डिक्लेरेशन करते हो एंड उसको कैसे एक्सेस कर पाओगे, ये रूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक मेथड का हैविंग मेनी नेम एंड डिफरेंट ऑपरेशंस। ओके, सॉरी, वन ऑपरेशंस। तो सपोज आपका कोई सेम नेम होना चाहिए, सेम नेम होगा एंड परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन। ओके, वन ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा होगा, सेम नेम एंड परफॉर्म वन ऑपरेशन। जैसे सॉम हो गया, सॉम परफॉर्म कर रहा होगा एडिशन ऑफ टू नंबर। ये इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, डबल का हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर का हो सकता है सॉम। लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स को देख के हम जनरली इसको कॉल करने की हेल्प करते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस क्या है, क्या हेल्प करता है? ये जनरली इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज द रीडेबिलिटी। ओके, रीडेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज द रीडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर, आपका जो भी मेथड ओवरलोडिंग होगा यहाँ पे आपका जनरली इंक्रीज होता है रीडेबिलिटी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, हो गया, रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम का ये रीडेबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम। इसका मेन एडवांटेजेस है, नाम सेम होना चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स को यूज करके ये कॉल होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके आपको बताऊंगा। तो किस तरीके से ये मेथड ओवरलोडिंग कॉल होता है, भाई यूज होता है। तो देयर आर टू वेज। ठीक है, टू वेज है जो कि इस दो तरीके से आपका मेथड ओवरलोडिंग यूज होता है। ओके, कौन सा वे है? ठीक है, पहला मेथड, पहला वे क्या है? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अभी बोल रहा था ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। दूसरा, डाटा टाइप, चेंजिंग द डाटा टाइप, चेंजिंग द डाटा टाइप। ठीक है, ये दो तरीके से आपका जनरली आइडेंटिफाई हो सकता है, कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मेथड को कॉल करें, क्योंकि इनका नाम सेम होता है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर नाम सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ पैरामीटर रिटर्न जो उसको देख के ये जनरली कॉल होता है। ठीक है, एंड जनरली जावा के अंदर जो मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करता है, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म करता है, चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड में काम नहीं होता मोस्टली। ओके, मोस्टली it is not possible by changing the return type only रिटर्न टाइप चेंज करने से ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच कवर
मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो अभी हम करेंगे कि कैसे ये काम करता है मेथड ओवरलोडिंग। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक फंक्शन। तो यहाँ पे हम चलते हैं और एक पैकेज क्रिएट करते हैं, न्यू जावा पैकेज कॉम डॉट मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्लास, जैसे मैं यहाँ पे दूंगा आर्डर, एडिशन के लिए मैं नाम दे दिया आर्डर। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंट पैरामीटर्स को हेल्प से कैसे मेथड को कॉल कर रहा हूँ। काम सेम होगा, दैट इज ए समेशन ऑफ नंबर्स। लेकिन ये जो समेशन ऑफ नंबर्स होगा कितने का होगा, 2 3 4, किस तरह का होगा, कॉल किस तरह का होगा, अब देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो मेथड्स क्रिएट करूँगा, ठीक है, समेशन ऑफ नंबर। लेकिन उससे पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो दो मेथड है उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज कर पाऊँ। इंट आड, ओके, एंड इसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, एंड इसके अंदर रिटर्न ए प्लस बी। हो गया, ये एक हो गया। दूसरा वाला करेंगे, देखो सेम मेथड होगा, स्टैटिक इंट आड, उसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे ए बी सी मैंने दो वेरिएबल को यहाँ पे दिया, तीन वेरिएबल यहाँ पे दिया। रिटर्न ए, म्यूट कर दो, बी सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल्स का एडिशन किया, पहले दो वेरिएबल्स का एडिशन किया ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, जो कि तीन वेरिएबल्स है उनका एडिशन किया, जो मैं आर्गुमेंट के अंदर पास करूंगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस वाई एस ओ यू टी, ठीक है, एंड उसके अंदर आर्डर डॉट आर्ड। ठीक है, आर्डर तो आप जानते हो क्लास का नाम है, ड्यू टू स्टैटिक मैं क्लास नेम से उसको कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूंगा, ओके, पास कर दिया दो। तो इसके थ्रू ये कॉल पता चलेगा कि कितने, कौन सा वाला पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। आपका जो पहला वाला दो पैरामीटर वाला मतलब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, या तीन पैरामीटर वाला पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडर डॉट आड 2 3 4, ठीक है, हो गया। तो अभी ये जो है, ये जो पहला वाला 15 लाइन नंबर, ये कॉल करेगा इस फंक्शन को। ये जो 15 लाइन नंबर है ये किसको कॉल करेगा, ये आपका ये जो पहला एडिशन वाला को कॉल करेगा। एंड ये जो सेकंड वाला है, ये जो 2 3 4 3 पैरामीटर्स, ये लाइन लाइन नंबर को कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो नाम सेम है, एडिशन एडिशन दोनों के अंदर आर्डर फंक्शन है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट व नंबर ऑफ पैरामीटर्स में पास ऑन कर रहा हूँ उसी के थ्रू ये जनरली रिकॉग्नाइज किया जा कर सकता है, कंपाइलर रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कौन सा वाला फंक्शन को मैं कॉल करूँ। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं डाटा टाइप को अगर चेंज करता हूँ तो उसके थ्रू भी आपका जनरली पता चल सकता है। मतलब डाटा टाइप मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं उसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि मैं एक में इंटीजर पास करूँगा, एक में मतलब डबल पास करूँगा। ठीक है, एक दूसरा वाला करता हूँ सॉन्ग। तो यहाँ पे दूसरा वाला एक करता हूँ, यहाँ पे मैं मल लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टी मल्टीयर। देखो क्या होता है यहाँ पे। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे मैं रिट जो हमारा
टाइप है, ये टाइप चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप चेंज करके, वहाँ पे टाइप चेंज नहीं था, सब इंटीजर के फॉर्म में था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा, एक आर्गुमेंट का टाइप एंड रिटर्न टाइप करके अंदर भी मैं चेंजेस करूंगा कि किस तरह का चेंजेस होता है। देखो स्टैटिक, देन यहाँ पे इंट मल्टी, उसके अंदर में इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिटर्न ए इंटू बी, स्टैटिक डबल मल्ट, उसके अंदर मैंने डबल ए कॉमा डबल बी, रिटर्न ए इंटू बी। अब देख रहे हो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, आर्गुमेंट दोनों सेम है, लेकिन टाइप के वजह से ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा कंपाइलर कि किसको मैं कॉल करूँ। तो यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा कि पहले ये कॉल करना है यहाँ पे डॉट मल्टी एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्मॉल लेटर है ये, बस अभी SYSOUT, ठीक है, मल्टीयर डॉट मल्टी, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो पास कर रहा हूँ डेट इज ए डबल पास कर रहा हूँ एंड इन दोनों के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रिंट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो मैं एडिशन का भी रन करके नहीं दिखाया था, पहले इसको देख लो कि क्या रिटर्न करता है। देख रहे हो 6 एंड 9, तो पहले का 6 दूसरे का 9, हो गया, सही तरीके से निकला, कॉल भी हुआ ठीक से। एंड यहाँ पे आप देखो क्या होता है, हो गया, पहले 6 आया, नेक्स्ट में आपका दूसरे में 12.87 करके ये आया। तो ये जो सेकंड वाला आया जो 12.87 ये जो 9, ये किसका आया, फ्लोट का आया। तो यहाँ पे पता चल रहा है दो फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन आर्गुमेंट में जो टाइप है ये चेंज हो गया एंड यहाँ पे रिटर्न टाइप भी चेंज हो गया। इस वजह से ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किस फंक्शन को कॉल किया जाए। मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि अगर आप सेम काम करते हो, मतलब सेम काम यहाँ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सेम काम का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब परफॉर्म वन ऑपरेशन, दो फंक्शंस के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उनका टाइप के हिसाब से कैसे हम पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आर्गुमेंट के हिसाब से। और रिटर्न टाइप अगर चेंजेस करते हो, रिटर्न टाइप बोल रहा हूँ सॉरी, आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, एंड दूसरा जो है अगर वो टाइप चेंज करते हैं पैरामीटर में, चेंजिंग द टाइप्स एंड आर्गुमेंट्स, तो चेंजिंग द टाइप्स एंड आर्गुमेंट चेंज करने के बाद भी कैसे रिकॉग्नाइज होता है, उसको ध्यान में रख के ये जनरली कॉल करता है। तो मैंने आपको बताया था अगर हम रिटर्न टाइप को ओनली चेंज करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बताया था ना, मोस्टली इट इज नॉट पॉसिबल चेंजिंग द रिटर्न टाइप ओनली। अगर आप ओनली रिटर्न टाइप चेंज करते हो, जैसे इंटीजर इंटीजर है, आप एक में इंटीजर लिए दूसरे में लॉन्ग ली, ठीक है, तो अंदर आपने इंटीजर लिया, तो उस केस में ये परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है रिटर्न टाइप ओनली चेंज करके, ठीक है। मतलब इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो एक एरर आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे तो डबल ले लिया, ये डबल है, तो इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर, एंड इसमें भी इंटीजर, एंड यहाँ पे मैं पास ऑन करता हूँ। रुको, इसको चेंज नहीं करते हैं, मैं एक दूसरा वाला मेथड बना देता हूँ, उसको चेंज करते हैं। स्टैटिक, हाँ यहाँ पे डबल, उसके अंदर मल्टी, ब्रैकेट के अंदर इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ये देख रहे हो, ये जो फंक्शन अभी आपका हो रहा है, रिटर्न एक्स इंटू वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा वाला कॉल करूंगा तो देखो क्या होता है। तो कॉल तो हो गया,
अभी यहाँ पे मुझे इंटीजर पास ऑन करना है। देखो ये भी इंटीजर है लेकिन आर्गुमेंट में दो है, ये भी इंटीजर है आर्गुमेंट में दो है, लेकिन ये भी सेम नेम है, ये भी सेम नेम है, सेम नेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ये इंटीजर है रिटर्न टाइप, ये है डबल रिटर्न टाइप। आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर्गुमेंट दोनों में सेम है, ठीक है। रिट आपका जो टाइप भी है वो सेम है आर्गुमेंट के अंदर, पैरामीटर के अंदर, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डबल को, यहाँ पे इंटीजर को ऑलरेडी एरर दिखा चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी एरर दिखा चुका है। अगर इस टाइप का केसेस आता है तो आप मतलब ये परफॉर्मेंस होना मुश्किल है, ये कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी बताएगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप फॉर द मेथड इज मिसिंग, डुप्लीकेट मेथड ये बोल रहा है ऑलरेडी, इंट इंट इन द मल्टीप्लायर डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे भी सेम मेथड है, ओके। एंड ये बोल रहा है कि रिटर्न टाइप इज मिसिंग, ऑलरेडी रिटर्न टाइप यहाँ पे दिया गया है लेकिन यहाँ पे डबल दिया गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस होना मुश्किल है, मतलब आर्गुमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे और एक आर्गुमेंट दे दो, सपोज आप बोल रहे हो यहाँ पे और एक आर्गुमेंट दे देते जेड, तो मैं यहाँ पे 6 दे दिया, अभी तो सही हो गया, ठीक है, अभी तो सही हो गया, अभी तो ये सही आना चाहिए। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ अभी 10.0, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स था मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, तो जो आर्गुमेंट चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने जेड को ऐड कर दिया फिर से, एंड अभी मैं रिटर्न करूंगा, फिर से रन करूंगा, ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज पैरामीटर चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कितना था, 2 था, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो इंट है, डबल है, तो इसके वजह से ये कॉल हो पा रहा है, ठीक है। आप आर्गुमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि कितने आर्गुमेंट्स है, उसके हिसाब से ये कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, अगर ये 2 2 था, पहले जो दिखा रहा था एरर क्यों दिखा रहा था, दोनों में नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम था, ओनली रिटर्न टाइप चेंज कर दिया था जिसके वजह से एरर आ रहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे डिफ्रेंशिएट हो पाए, लेकिन आपका जो ऑपरेशन होगा एक ही ऑपरेशन होगा, आपका जो ऑपरेशन होगा एक ही ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी मल्टी, मतलब एक टाइप का ही यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है आपका जो रिटर्न टाइप है उसमें मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट में सेम होता है एंड आपका रिटर्न टाइप दोनों डिफरेंट है, तो ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल, एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका मेथड ओवरलोडिंग। एक लास्ट को मैं आपको एक स्केलेटन दिखाता हूँ किस किस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अलाउड है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग अलाउड होने के लिए क्या हो सकता है, तो ये स्केलेटन हमेशा याद रखना। अगर आपका इंटीजर के फॉर्म में है तो ठीक है, पहले याद रखो इंटीजर में आपका पहले बाइट, बाइट पहले क्या आएगा, बाइट, बाइट के ठीक नीचे, बाइट के ठीक नीचे शॉर्ट, उसके ठीक नीचे आपका इंटीजर, इंटीजर उसके ठीक नीचे लॉन्ग, लॉन्ग अगर इंटीजर को फॉलो किया जाता है फ्लोट, एंड फ्लोट के ठीक नीचे डबल, ओके। तो अगर अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, बाइट से शॉर्ट तक जा सकता है, मतलब बाइट को शॉर्ट के साथ फॉलो कर सकते हो, शॉर्ट को इंट के साथ, इंट को लॉन्ग के साथ, ठीक है, एंड इंट को फ्लोट के साथ कर सकते हो, अभी ने देख लिया है ये एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद इंट को डबल के साथ कर सकते हो, डायरेक्टली डायरेक्टली कर सकते हो, उसके बाद लॉन्ग को फ्लोट के साथ कर सकते हो, डबल को, यहाँ पे फ्लोट डबल हो सकता है, डबल फ्लोट नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है सीक्वेंस, मतलब अगर आप लेना चाहते हो साइमल्टेनियसली दो पर्टिकुलर फंक्शंस, नाम सेम है लेकिन आर्गुमेंट एंड टाइप डिफरेंट करना चाहते हो, तो ये कैसे करोगे, बाइट और शॉर्ट अलाउड, सिंगल टाइम के अंदर आप बाइट ले रहे हो, शॉर्ट ले रहे हो, अलग अलग करके अलाउड, इंटीजर अलाउड, इंटीजर को फॉलो करेगा डबल, लॉन्ग एंड फ्लोट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया, इंटीजर है यहाँ पे डबल है, देख रहे हो इंटीजर एंड डबल, तो यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है इंटीजर डबल। अगर आपने किया लॉन्ग एंड फ्लोट, लॉन्ग के साथ फ्लोट, मतलब कंपेयर
कर सकते हो, मैच कर सकते हो। आर्गुमेंट के हिसाब से ये चेंज होने के बाद भी कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर सकता है, किसको कॉल करना है उसको पता है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जनरली बाइट शॉर्ट के साथ तो पता चल गया। और आपको देखना है यहाँ पे साइड में कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर है। सपोज आपका एक कैरेक्टर है एंड ये कैरेक्टर किसके साथ लिंक करेगा, ये डायरेक्टली लिंक करेगा इंटीजर के साथ। मतलब कैरेक्टर इंटीजर आप यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और कोई आया है? थोड़ा 2 मिनट रुको। ओके, समझ में आ गया कि कैसे ये मेथड ओवरलोडिंग काम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्चुअली बहुत काम करता है। अगर आपका सेम ऑपरेशंस करना है तो सेम ऑपरेशंस, ऑपरेशन आपका यहाँ पे एक ही हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सॉमेशन कर रहा हूँ सॉम का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन का एक ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ रिटर्न टाइप्स के हिसाब से ये जनरली चेंजेस हो रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप के हिसाब से ये जनरली चेंजेस हो रहा है। कॉलिंग हो रहा है। कॉल कैसे करें, नाम सेम है, कैसे हम इसको कॉल करें? पैरामीटर्स आर्गुमेंट को टारगेट करके एंड एक सीक्वेंस को टारगेट करके, जो कि आप एक रूल देख रहे थे यहाँ पे, चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट बाय चेंजिंग द डाटा टाइप। डाटा टाइप को चेंज करो, नहीं तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करके आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए मेथड ओवरलोडिंग। ओके, हाँ। हाँ, रिटर्न टाइप चेंज करने में अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं पैरामीटर बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर एक डिक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, लेकिन रिटर्न टाइप चेंज हो गया था, एरर आ रहा था। ठीक है, तो इट इज नॉट ए पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट को आपको हमेशा याद रखना है। मोस्टली इट इज नॉट पॉसिबल ओनली टारगेटिंग द रिटर्न टाइप। ओनली टारगेट नहीं कर सकते रिटर्न टाइप। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में चेंज कर रहे हो दैट्स ओके, नो इशू। लेकिन ओनली टारगेट कर रहे हो रिटर्न टाइप, दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैं अब अगर यहाँ पे एक चीज करता हूँ, ये इंटीजर जो है ना इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। रुको 2 सेकेंड, मैं यहाँ पे एक इंटीजर को लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग कर दिया। अभी देखो यहाँ पे जेड को हटा दिया। ठीक है, ये भी तो हुआ ना। अभी देखो इंटीजर है, लॉन्ग है, ये तो फॉलो कर सकता है। एंड ये डबल है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हमारे ये रूल के हिसाब से मैंने जैसे बताया रूल, देखो एरर बता रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 3 पैरामीटर है तो इस वजह से एरर दिखा रहा है। ओके, हमारा रूल के हिसाब से क्या बोल रहा है, इंट के साथ लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, डबल हो सकता है पैरामीटर के अंदर। ये जो बोल रहा है ना, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर के रूल के हिसाब से बोल रहा है। मतलब फ्लोट डबल के पास जा सकता है, फ्लोट डबल एक साथ आ सकता है, लॉन्ग फ्लोट आ सकता है, कैरेक्टर इंट आ सकता है, बाइट शॉर्ट इंट आ सकता है। इस तरह का सीक्वेंस रहेगा। एंड ये जो सीक्वेंस है फॉरवर्ड डायरेक्शन सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। समझ में आ गया? तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो 10 आ गया। तो 2 5 यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 3 हो गया आपका। मतलब ये पहला वाला कॉल हुआ। हाँ, 10 हुआ कि नहीं? काम किया। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे इंट के जगह पे लॉन्ग को यूज किया। तो लॉन्ग को रूल के हिसाब से तो एक्सेप्ट कर रहा है ना इंट लॉन्ग, तो इस वजह से ये हुआ। लेकिन अगर मैं इसको इंट कर देता, देखो एरर आ चुका है, एरर आ चुका है। अगर ये रिटर्न टाइप को फोकस करता तो यहाँ पे एरर नहीं आता। लेकिन ये रिटर्न टाइप को इतना फोकस नहीं कर रहा है। किसको फोकस कर रहा है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स व नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को देख के। एंड जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रहेगा, ये एक स्पेसिफिक सिंपल रूल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रूल। तो दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन रूल। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये रूल देख रहे हैं, ये जो रूल देख रहे हैं, इसी रूल के हिसाब से ये रिडायरेक्ट करता है कि कौन सा वाला पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं क्या टाइप आपको दूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइप को चेंज करके लॉन्ग कर देता हूँ, एरर चला जाएगा। देखो चला गया। तो फोकस करता है आर्गुमेंट को। तो आपको दिमाग में रखना है आर्गुमेंट में ही मैं जो भी करना है, चेंज करना है व ऐड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि ऑपरेशन तो एक ही होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक ही होगा। लेकिन ये डिस्टिंग्विश कैसे करेगा जब ये कॉलिंग कर रहे हैं? जब देखो यहाँ पे 3 बार कॉलिंग हो रहा है, ये 3 बार कॉलिंग से ये डिस्टिंग्विश कैसे करेगा?
तो डैट डिस्टिंग्विश क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए आपको इस तरीके से फॉर्मूला रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ए मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, हो गया। हम्म। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखो, आपका ऑपरेशन यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि हाँ नाम सेम है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे नाम सेम करके डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो डिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, दैट्स ए पॉइंट। ठीक है, ये भी सही चीज़ है, आप डिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, फोकस करेगा आपका नाम किस तरह का है, क्या क्या कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट या पैरामीटर पास कर रहे हो, ये उनका मेन टारगेट है, एंड ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का अभी रूल दिखा है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। रिटर्न टाइप को भूल जाए, रिटर्न टाइप में भी आप कुछ भी चेंजेस करो, मतलब आप बोल इंट है फ्लोट कर दूँ, डबल कर दूँ, लॉन्ग कर दूँ, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब काम ही नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि एडिशन की जगह पे मैं डिवीजन कर दूँ, कहीं पे ये कर दूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक कर सकते हो। वो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने किया है कि मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीपुल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो डिवीजन ऑपरेशन तो नहीं करना है ना। तो ये रूल के बियॉन्ड है, आप करोगे तो काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था जो कि आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर सेम काम कर रहा है, ठीक है, सेम काम मल्टीपल जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो वो कितने बार उस पर्टिकुलर चीज को यूज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वे। ठीक है, तो उसी केस में आपको यहाँ पे जो चीज अभी आप बोले कि मैं डिवीजन कर दूंगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका काम है कि नाम सेम होगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करके कॉल करना है, ऑपरेशन आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन सेम हो रहा है, एडिशन, आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जब बड़ा काम करोगे वहाँ पे फर्क पड़ सकता है। कोई एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर। ओके, मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका मतलब क्या है, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा मेथड ओवरराइडिंग के अंदर। तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर सिंगल क्लास के अंदर आप मेथड्स के ऊपर टारगेट कर रहे थे। मेथड ओवरराइडिंग ये चीज बोल रहा है कि पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड रहेगा, चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड रहेगा। चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, पेरेंट क्लास का जो मेथड है, उसका रिटर्न टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर सेम होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, एंड नाम भी सेम होना चाहिए, दोनों फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट और पैरामीटर होगा तो ठीक है, नहीं होगा भी तब भी ठीक है, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, पूरा फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके मेथड ओवरराइडिंग काम करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या हुआ, तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है, द चाइल्ड क्लास having same method as declared in the parent class। ठीक है, पेरेंट क्लास नोन एज मेथड ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड ए मेथड ओवर राइडिंग। आइडिया हो गया कि कैसे ये काम करता है। मेथड ओवर राइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी आप मेथड रख रहे हो, ठीक है, सेम मेथड आज डिक्लेयर इन द पेरेंट क्लास, नोन एज ए मेथड ओवर राइडिंग। तो ये जनरली आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, यूसेस कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसको हम जनरली यूज करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आगे पढ़ोगे, यहाँ पे तो अभी यूसेज देखोगे, आगे पढ़ोगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मोस्टली यूज होता है इसका यूसेज, मोस्टली ऑन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज होता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ठीक है, तो चलो कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स है, पहले हम रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद यूज कैसे करेंगे उसके ऊपर मतलब कोड के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रूल्स है, तो पहला रूल है यहाँ पे ये बोलता है कि, पहला रूल ये बोल रहा है कि आपका मेथड, आपका जो मेथड है मस्ट हैव सेम नेम, सेम नेम, सेम नेम आज इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, सेम नेम आज इन द पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के अंदर जो नेम है वो सेम होना चाहिए। सेकंड में आपका मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर्स, अगर आप पैरामीटर्स लेते हो तो सेम पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आज इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, आज इन द पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के जो भी पैरामीटर्स आर्गुमेंट लियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरामीटर्स पेरेंट क्लास के अंदर है तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर लोगे, नहीं है नहीं लोगे, कोई इशू नहीं है। एंड मस्ट बी एन इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप माने, मतलब इसका मतलब है इनहेरिटेंस, ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए, मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस। समझ में आ गया, दो क्लास करोगे, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास में एक मेथड डिक्लेयर किए जैसे वॉइड डिस्प्ले, पेरेंट क्लास में एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले, बस इतना है। चाइल्ड क्लास में वही सेम मेथड डिक्लेयर करोगे वॉइड डिस्प्ले। अब जब इसको एग्जीक्यूशन करने जाओगे ये क्या होगा, चाइल्ड क्लास का जो मेथड है पेरेंट क्लास के मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग करेगा, जिसके वजह से हम चाइल्ड क्लास मेथड को बोलते हैं ओवरराइडिंग एंड पेरेंट क्लास को मेथड को बोलते हैं ओवररिडेन, ओवररिडेन। तो अभी कोड के अंदर आपको बताऊंगा कौन सा वाला ओवरराइडिंग हो रहा है, कौन सा वाला ओवररिडेन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो चलो हम एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। तो पहले पैकेज कॉम डॉट मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करूँगा एक व्हीकल, व्हीकल, दूसरा करूँगा बाइक, बाइक, ठीक है, और तीसरा करूँगा इम्प्लीमेंट एंड इसके अंदर मेथड रखूँगा इम्प्लीमेंट, मेन मेथड इसके अंदर रखा हूँ। तो पहला है क्लास व्हीकल, तो व्हीकल क्लास के अंदर एक मेथड में करूँगा, क्रिएट करूँगा वॉइड रन मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, व्हीकल, व्हीकल इज रनिंग। ठीक है, व्हीकल इज रनिंग हो गया। तो इसको सॉरी ये मेथड है ना, मैं आर्गुमेंट में लिख दिया, रुको जस्ट अ सेकेंड, SYSOUT इसके अंदर लिखना है। हो गया, तो यहाँ पे नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट, लेकिन रन मेथड है। तो इसी सेम रन मेथड को आपको यूज कहाँ पे करना है, बाइक के अंदर, लेकिन करोगे कब, इनहेरिटेंस कंसेप्ट आएगा तो, क्योंकि बताया गया है कि इनहेरिटेंस में ही ये हो सकता है, एक्सटेंस व्हीकल। हो गया, अब यहाँ पे नीचे आओगे, वॉइड रन, तो
तो यहाँ पे SYSOUT, तो यहाँ पे बाइक इज रनिंग, बाइक इज रनिंग, हो गया, बाइक इज रनिंग। अभी इंप्लीमेंट करना है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, बाइक का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, बाइक बी इक्वल टू न्यू बाइक, क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से, बिकॉज अगर आप यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं, देखो व्हीकल एक पेरेंट क्लास है एंड बाइक जो है चाइल्ड क्लास है। व्हीकल का जो पेरेंट का इस क्लास है, उस क्लास के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज व मेथड्स यूज कर रहे हैं उसको हम रीयूज कर रहे हैं चाइल्ड क्लास बाइक के अंदर। तो जो मेथड बाइक के अंदर हुआ है, क्रिएट हुआ है, ये क्या करेगा, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा बाइक क्लास का, ये पेरेंट क्लास जो चाइल्ड है, सॉरी पेरेंट क्लास में जो मेथड है रन मेथड, ठीक है, जो पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है रन मेथड, उसको ओवरराइड करेगा। इसीलिए ईजे रिलेशनशिप में ही मेथड ओवरराइडिंग हो सकता है। एंड कभी भी कंफ्यूजन मत होना मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, सेम क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस, मतलब सेम फंक्शन का नाम होना चाहिए, पैरामीटर आर्गुमेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ओवरराइडिंग कंसेप्ट के हिसाब से सारा चीज सेम होना चाहिए। पेरेंट क्लास में जो भी मेथड यूज कर रहे हो, चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड यूज करोगे, सेम नाम यूज करोगे, रिटर्न टाइप सेम होगा, आर्गुमेंट भी और पैरामीटर भी अगर लेते हो तो वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, तो बाइक, तो उसके बाद क्या करना है, सॉरी हो गया बाइक। तो अभी बी डॉट, तो मैं क्या किसको कॉल करूंगा, रन को कॉल करूंगा, ठीक है, रन को कॉल करूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जनरली ये जो रन मेथड है, पेरेंट क्लास का जो रन मेथड है उसको ओवरराइड कर देगा। दो क्लास के अंदर सेम रन मेथड है, अगर मैं बी को कॉल कर रहा हूं तो पेरेंट क्लास का भी रन मेथड कॉल होना चाहिए, लेकिन नाम सिमिलरिटी होने की वजह से चाइल्ड क्लास का जो मेथड है पेरेंट क्लास का मेथड के ऊपर ओवरराइड कर जाएगा। तो इसीलिए जो पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास में जो मेथड है इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग, याद रखना, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग, एंड इसको हम बोलते हैं ओवररिडन। क्या बोलते हैं, ओवररिडन, ठीक है, ओवररिडन एंड नीचे वाला ओवरराइडिंग। ओके, ठीक है, हो गया, रन करो एंड देखो। तो यहाँ पे आपका जो मेथड आएगा, ड्यू टू ओवरराइडिंग कंसेप्ट हो रहा है, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है ये पेरेंट क्लास का मेथड के ऊपर ओवरराइड हो रहा है, उसी के वजह से यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा बाइक इज रनिंग आएगा, नॉट ए व्हीकल इज रनिंग। व्हीकल इज रनिंग क्यों नहीं आया, बिकॉज ये ओवरराइड हो गया, मतलब चाइल्ड क्लास के जो मेथड है पेरेंट क्लास का मेथड के ऊपर ओवरराइडिंग हो गया, उसी के वजह से यहाँ पे बाइक इज रनिंग आया। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, मैं अभी एक बैंकिंग का एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या ये कैसे यहाँ बैंकिंग में काम करता है। जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर कैसे हो सकता है, देखो हमारा एक सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, आरबीआई के अंदर सारा बैंक रेगुलेटेड करता है, ठीक है, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक सारा रेगुलेटेड होता है। आरबीआई जो भी डायरेक्शन देगा प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक्स वो काम करेंगे उसी रेगुलेशंस के हिसाब से। जो अगर आरबीआई बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट इतना लगेगा तो उसी इंटरेस्ट रेट को बाकी जो बैंक है उतना अप्लाई करेंगे, मतलब आरबीआई बोलेगा एक रेंज, सपोज इंटरेस्ट बोलेगा कि 7 to 8%, तो उसी के हिसाब से आपका बाकी जो बैंक है अपना कंपटीशन को ध्यान में रख के, कोई बोलेगा 7.15, कोई बोलेगा 7.20, कोई बोलेगा 7.70, इस तरह का कंपटीशन को देख के अपना डिफाइन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ने बोल दिया जो मेथड है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाकी बैंक ने क्या किया, सेम चीज को यूज किया। समझ में आ रहा है, एक्सिस हो गया आपका, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो भी बैंक हुआ,
वो जनरली फॉलो किसको कर रहे हैं? आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। आरबीआई के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी ऐड हुआ, सेम मेथोडोलॉजी बाकी बैंक के अंदर आएगा। एंड यहाँ पे जो बाकी बैंक है, आरबीआई आरबीआई को छोड़, आरबीआई आपका पेरेंट बैंक हो गया, एंड जो एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब क्या हो गया? चाइल्ड बैंक हो गया। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इजे रिलेशनशिप हो रहा है। हम इसको यूज करके एक रियल टाइम में एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल। अभी आपको बेसिक एग्जांपल के अंदर समझ में आ गया कौन मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है, कौन मेथड ओवररिडन हो रहा है। अभी जो आप देखोगे, अभी जो आप चेक करोगे कैसे ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो मैं पहले उसका एक थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, पहले आपका मेन बैंक होगा आरबीआई। सपोज आप यहाँ पे देखो आरबीआई, इसके ठीक नीचे मैं यहाँ पे 3 बैंक करूंगा। ठीक है, एंड इसका एक मेथड हम यहाँ पे रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक मेथड होगा इसके अंदर, ये एक मेथड होगा इसके अंदर। हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड इस आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस किस किन किन को, किन किन बैंक को जाएगा? यहाँ पे मैं 3 बैंक दूंगा। ठीक है, कौन कौन होगा देखो, पहला होगा एसबीआई। एसबीआई, इसका अपना खुद का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेम मेथड जो कि आरबीआई का रूल को रेगुलेट करे, मतलब आरबीआई का रूल के रेगुलेटेड के हिसाब से काम कर रहा है। उसके बाद एक्सिस, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसी तरीके से और एक बैंक यहाँ पे ले जाओ, एसबीआई, एंड इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन है, सेम रिटर्न टाइप, सेम मेथड, सब सेम चीज है। पेरेंट क्लास यहाँ पे कौन है? आरबीआई। चाइल्ड क्लास यहाँ पे कौन है? एसबीआई, एक्सिस एंड एसबी। एंड एसबीआई मैंने यहाँ पे लिखा था, 2 बार लिख दिया, इसको मैं एचडीएफसी कर देता हूँ। ठीक है, एचडीएफसी, ये 3 बैंक है। दोनों, इन तीनों के अंदर भी सेम मेथड है। हमारा यहाँ पे काम क्या करना है? हमारा यहाँ पे मेन काम है प्रूव करना कि कैसे मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। मतलब एसबीआई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, वो डायरेक्टली आरबीआई के अंदर ओवरराइड करेगा। मतलब आरबीआई को पता चलेगा कि एसबीआई ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। मतलब ये मैं आपको फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ, लेकिन उन बैंक के अंदर जो भी डिफाइंड होता है आरबीआई के रूल के हिसाब से होता है। अगर आरबीआई यहाँ पे बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6 to 9%, तो इसके अंदर ही सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ड्यू टू कंपटीशन के हिसाब से आरबीआई क्या करता है, एक रेंज दे देता है 6 to 9%। उसी कंपटीशन के हिसाब से बैंक का प्रॉफिट को देख के अपना खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड ऑन होता है। ठीक है, तो चलो कैसे काम करता है पूरा कोड के अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पैकेज फिर से क्रिएट करेंगे। ये तो हो गया मेथड ऑफ ओवरलोडिंग का सिंपल एग्जांपल, इसके अंदर मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक दूसरा बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्लासेस होगा इस वजह से। तो न्यू पैकेज फॉर्म डॉट मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉम डॉट मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग डॉट जावा। ठीक है, तो इसका 2 दे दो, ऑलरेडी है एक, हो गया। तो अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आरबीआई क्रिएट करना है, आरबीआई क्लास क्रिएट करना है, एंड उसके अंदर आपको एक मेथड डालना है। ठीक है, आरबीआई क्लास क्रिएट करना है, एंड इसके अंदर आपको एक मेथड डालना है, दैट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न 0। मतलब
ये जनरली अपना जो मेथड है, क्योंकि आरबीआई खुद में तो बैंक नहीं है ना, आरबीआई रेगुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है इंट, इंटीजर वैल्यू में यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, दैट से जीरो, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है आरबीआई का खुद का, क्योंकि ये तो ओवरराइडिंग होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जीरो डाल दिया। अब डाल सकते हो यहाँ पे 4-5%, कुछ कुछ आरबीआई में बैंक भी खोलते हैं, अकाउंट भी खोलते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड है, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ बैंक रिलेटेड इशू हुआ, आप आरबीआई में जाके दे सकते हो कंप्लेन, ये सारा चीज़, लेकिन नॉर्मल बैंक जैसे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन कम होता है वहाँ पे, लेकिन होता है, ठीक है। एंड इतना मैं क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरनेट में रिसर्च कर सकते हो आरबीआई के बारे में, क्योंकि आप ये जो काम कर रहे हो, जो कोड लिख रहे हो, वो जनरली एक रियल टाइम के ऊपर बेस है। तो आपके पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के अंदर, मतलब रियल टाइम के अंदर यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बोल दिया, जितना मेरे पास अभी तक अपडेट नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एक सिंपल मेथड क्रिएट किया, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी के हिसाब से मैं बाकी मेथड्स क्रिएट करूंगा डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लास के अंदर, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक क्रिएट करूंगा, जिसका नाम दूंगा एसबीआई, इसका दूंगा एसबीआई, ठीक है, एसबीआई। एंड ये जनरली एक्सटेंस होगा किसको, आरबीआई को, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से चलेगा ना, ठीक है। एंड इसके अंदर आप डालोगे यील्ड गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिटर्न, सपोज यहाँ पे रिटर्न 7 दे दिया, ठीक है, हो गया। तो आप मेथड सेम रखना चाहिए, मेथड अगर सेम नहीं है तो डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कॉपी कर दो, सेम मेथड है आरबीआई में, एंड सेम मेथड यहाँ पे होना चाहिए, हाँ सेम मेथड, हो गया। तो मैं बाकी जो यहाँ पे क्लास है इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एस बी आई आरबीआई हो गया। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे एच डी एफ सी, ठीक है, क्या है एच डी एफ सी, ठीक है, एच डी एफ सी। एंड ये भी एक्सटेंस करेगा, ये भी एक्सटेंस हो रहा है किसको, आरबीआई। एंड यहाँ पे इंट गेट, वही सेम मेथड रहेगा, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्टली, रिटर्न 8, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सेस, एक्सेस, ठीक है, एक्सटेंस आरबीआई, इंट रिटर्न 9, ठीक है। किसका कितना रिटर्न है आपको पता चल गया, एक्सिस का कितना है, एच डी एफ सी का कितना है, एंड एस बी आई का कितना है, आर बी आई का कितना है, ठीक है, समझ में आता है। तो ये सारा जो मेथड्स हैं, एच डी एफ सी, एक्सिस, एंड एक्सिस आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सटेंस आर बी आई, एच डी एफ सी एक्सटेंस आर बी आई, एस बी आई एक्सटेंस आर बी आई। तो सबका पता चल गया आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड सबका मेथड जो है सेम है। अभी हमारा नेक्स्ट काम है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में देंगे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आ गया। अभी इसी के अंदर हमको करना क्या है, आप सोच सकते हो चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है, किस किस का, सबका। बैंक का पहले आप क्रिएट करोगे एस बी आई का, एस बी आई एस इक्वल टू न्यू एस बी आई, एंड ये जनरली इनहेरिट करेगा अपना खुद का, किसके साथ, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरराइडिंग कर देगा आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, देखो कैसे हो रहा है। तो उसके बाद किसका, एक्सिस, एक्सिस ए इक्वल टू न्यू एक्सिस,
ठीक है। उसके बाद HDFC, न्यू HDFC हो गया। अभी करना क्या है, अभी मेथड्स को कॉल करना है। s डॉट गेट, तो ये SBI का शो करेगा। देन a डॉट, ये एक्सिस का शो करेगा। ये आपका HDFC बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, ये पेरेंट क्लास का जो क्लास पर्टिकुलर मेथड है क्लास के अंदर, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI का, उसके ऊपर ओवरराइडिंग कर जाएगा। एंड हर एक पर्टिकुलर जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा ये सारा चीज। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये तो रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट होगा, तो इसको मैं एक सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस, देन डालो, क्योंकि रिटर्न करेगा ना, तो इस वजह से आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो इंट है, तो जहाँ पे कॉल हो रहा है तो वहाँ पे जाएगा। तो कॉल मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट करके वो स्टेटमेंट दिखा देगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही, एंड यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा, एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस, एंड यहाँ पे इसको कॉपी कर, कट कर। उसके बाद देन आएगा आपका HDFC, ठीक है। तो अभी इसको रन करो, 7, 8, 9 हुआ। कैसे ओवरराइडिंग हुआ समझ में आया? मतलब SBI का, HDFC का, एक्सिस का, उनके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये RBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया। तो इस वजह से RBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मैंने जीरो असाइन किया था, क्योंकि उसको यूज नहीं कर सकते। RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। अगर मैं RBI को खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, RBI क्लास का खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एक्सेस करूंगा, तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। वो तो नॉर्मल फॉर्मल केस हो गया, उसमें आपका कोई भी मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट वहाँ पे काम नहीं किया। तो यहाँ पे जो मेथड ओवरराइडिंग हुआ, तो कैसे चाइल्ड क्लास में सेम मेथड था, पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम मेथड था, उसी मेथड के ऊपर ये ओवरराइडिंग हुआ। ठीक है, आइडिया हुआ? समझ में आया? तो अभी हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, सुपर कीवर्ड। ये इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर ही आता है। व्हाट इज द सुपर? तो चलो देखते हैं सुपर क्या होता है। जैसे दिस कीवर्ड काम करता है वैसे ही सुपर कीवर्ड काम करता है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो व्हाट इज सुपर? व्हाट इज सुपर? ठीक है, ये कीवर्ड है। सुपर क्या है? एक कीवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जनरली इनहेरिटेंस में मोस्टली, मतलब कंसेप्ट में आएगा तब जाके यूज होता है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट के अंदर ही यूज होता है। पेरेंट चाइल्ड जब रिलेशनशिप होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बाद ये जनरली मोस्टली यूज होता है। तो ये सुपर एक्चुअली है क्या? सुपर एक कीवर्ड है। सुपर क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है, याद रखो, सुपर इज ए कीवर्ड। सुपर इज ए कीवर्ड। ठीक है, सुपर इज ए कीवर्ड। ये करता क्या है?
ये जनरली पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको, पेरेंट क्लास का जो आपका प्रॉपर्टी होगा, मेथड होगा, जो रेफरेंस होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, उसको इसको पॉइंट करता है। क्या क्या पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स पेरेंट क्लास। पहला चीज है प्रॉपर्टीज, सेकंड हो गया मेथड्स, थर्ड हो गया कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी, जो आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल्स को फॉलो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। एंड जो पेरेंट क्लास का जो मेथड्स है, ठीक है, पेरेंट क्लास का सारा चीज पेरेंट क्लास का, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तब जाके सुपर कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। पेरेंट चाइल्ड को छोड़ के अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट तो कुछ है ही नहीं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप के अंदर ही आपको ये यूज करना है, यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, ये तीन तरीका। तो चलो अभी देखो ये कैसे काम करता है एक्चुअली। ठीक है, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे एंड उस क्लास के अंदर ये सारा चीज यूज करेंगे। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कॉम डॉट सुपर कीवर्ड डॉट जावा। हो गया, सुपर कीवर्ड डॉट जावा। ओके, तो कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एनिमल ले जाएंगे क्लास, पेरेंट क्लास एनिमल, एंड और एक चाइल्ड क्लास ले जाएंगे डॉग। ठीक है, एनिमल हो गया, चाइल्ड क्लास में डॉग हो गया। तो एनिमल क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे। जैसे जैसे प्रॉपर्टी एनिमल के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ स्ट्रिंग नेम, कौन सा नेम है, मतलब कौन सा टाइप का एनिमल है, ठीक है, नेम। एंड यहाँ पे मैं असाइन भी कर दूंगा डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन करूंगा टाइप नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल। उसके बाद एक मेथड यहाँ पे यूज करूंगा, void वाइल्ड। तो यहाँ पे SYSOUT वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, दैट इज नेम ऑफ एनिमल, SYSOUT, दिस इज एनिमल क्लास। ठीक है, तीन चीज कर दिया, प्रॉपर्टी, नेम मतलब मेथड, देन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, क्लास का प्रॉपर्टी, नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल। क्या है, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी क्लास प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी से और डाटा मेंबर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, एंड इसको कैसे यूज करेंगे, डॉग क्लास के अंदर। तो डॉग क्लास के अंदर हम एक्सटेंड्स करेंगे, एक्सटेंड्स एनिमल, एंड इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख सकते हो, लिख दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स। हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स।
फाइन। तो अभी करना क्या है, कॉल करो। तो मैं यहाँ पे डॉग डी न्यू डॉग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, दैट इज द नेम ऑफ डॉग। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करूंगा, पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी मेथड एंड कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करूंगा। तो पहले प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, सुपर डॉट क्या था, नेम। आ गया, एक एक्सेस हो गया। दूसरा मेथड था सुपर डॉट वाइल्ड, एक्सेस हो गया। अभी कंस्ट्रक्टर सुपर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सुपर वाला कंस्ट्रक्टर है ये फास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तब जाके काम करेगा। ये रूल है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, जैसे दिस कंस्ट्रक्टर था, वहां पे एक दूसरा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए वो कंस्ट्रक्टर को पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर आप उसको डिक्लेरेशन करोगे, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर। तो यहाँ पे सुपर इज द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ parent class, then calling the properties of parent class, calling the method of parent class, ठीक है। कॉलिंग द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, समझ में आ गया। अभी ओनली इसको रन करेंगे, ये तीनों पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी एंड पेरेंट क्लास का मेथड जो है वो कॉल करेगा, ठीक है। तो चलो आ गया। दिस इज एनिमल क्लास, नेम ऑफ एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल। नेम ऑफ एनिमल जो प्रॉपर्टी था क्लास का, ठीक है, जो क्लास का प्रॉपर्टी था यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर नेम ऑफ एनिमल, क्या एनिमल नाम हो सकता है, एनिमल का नाम। तो वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स। तो उसके बाद वो वाइल्ड एनिमल दिखाया, ठीक है, वाइल्ड एनिमल। उसके बाद देन कंस्ट्रक्टर, दिस इज ए एनिमल क्लास। तो ये पहले कॉल हुआ क्योंकि पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद नेम ऑफ एनिमल आपका प्रॉपर्टी कॉल हुआ। उसके बाद आपका मेथड कॉल हुआ। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के टाइम पे वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो आपका डिफरेंट होगा तो चलेगा, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो दिस इज कॉलिंग ऑफ ए एक्चुअल, मतलब दिस इज द कॉल्ड वर्क ऑफ ए सुपर कीवर्ड, ठीक है। सुपर कीवर्ड का ये एक्चुअल काम है, ठीक है, हो गया। ओके, इस तरीके से सुपर कीवर्ड काम करता है। फाइन। अगर और एक, हाँ, कोई डाउट है तो बोलो। देखो, मैंने दो क्लासेस क्रिएट किया, एक एनिमल क्लास एक डॉग क्लास, ठीक है। डॉग क्लास, हाँ। तो डॉग क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज, जैसे ये हो गया प्रॉपर्टी बाय नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल, इसको मैंने कॉल किया यूजिंग द सुपर कीवर्ड। देन मेथड को कॉल किया, देन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। एंड जब ये कॉल हो रहा था डॉग के अंदर, तो सुपर जो कंस्ट्रक्टर था, दिस इज द फास्ट कंस्ट्रक्टर बट फास्ट स्टेटमेंट होगा कॉलिंग के टाइम पे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। आप इसको सेकंड स्टेटमेंट नहीं बना सकते। सेकंड का मतलब है पेरेंट क्लास से पहले पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बाकी चीज कॉल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है।
मैंने यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल किया, मतलब आपका जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ, कौन सा, डॉग। जब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ऑटोमेटिकली, उस समय सुपर आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, सुपर आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। जब सुपर स्टेटमेंट आपका पहला हो गया तो ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा पेरेंट क्लास का, किसका, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को ये पहले कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए पेरेंट क्लास। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आइदर जो प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर कर सकते हो, देन मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, तब जाके ये परफॉर्म करेगा, नहीं तो एरर क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अगर, हाँ, अगर और एक वे में अगर आप इसको मतलब देखना चाहते हो कि कैसे सुपर को यूज कर सकते हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्लास के अंदर जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पर्सन, एक रियल टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक देखो, तो सपोज यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, एक पर्सन बोल के एक क्लास है, म्यूट कर दो, ठीक है, पर्सन बोल के एक क्लास है, एंड इस पर्सन के अंदर, ठीक है, एंड इस पर्सन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट आईडी, देन म्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया इंट आईडी, ये एक एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल कैसे यूज हो रहा है, सुपर को यूज कैसे करें, आपको तो पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है इस तरीके से, प्रॉपर्टी को कॉल करना है इस तरीके से, मेथड को कॉल करना है इस तरीके से, पता चल गया, स्टेप्स पता चल गया, लेकिन अभी यूज कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नेम, उसके बाद आपका मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा आईडी एंड नेम का, पर्सन के अंदर, पर्सन, उसके अंदर मैं दे दूंगा इंट आईडी, ठीक है, कॉमा, एंड उसके बाद, एंड ये पर्सन आपका कैपिटल लेटर रहेगा, कंस्ट्रक्टर है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये है, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद नीचे आप दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे चेंज क्या करूंगा, देखो, पर्सन के बाद मैं एक और एक क्लास करूंगा एम्प्लॉय, यहाँ पे करूंगा एम्प्लॉय, ठीक है, एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने यहाँ पे ही दे दूंगा, एंड ये जो एम्प्लॉय है एक्सटेंड्स करेगा पर्सन को, एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, क्या था ये, एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। हाँ, ऐड कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इंट स्ट्रिंग, तो कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड करो, क्योंकि एक्सटेंस हुआ है यहाँ पे पर्सन, एंड पर्सन के अंदर एक है ऑलरेडी, तो जब ये एक्सटेंस किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ऐड करो, करने के बाद ही आपका जो अभी प्रीवियस में आप पूछ रहे थे ना कि सर ये कंस्ट्रक्टर कैसे ये कॉल हो रहा है, सर ये कैसे कॉलिंग हो रहा है, तो आपको एक कंस्ट्रक्टर कॉल ही करना पड़ेगा अगर आप एक्सटेंस कर रहे हो एंड उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है इम्प्लिसिटली सुपर कंस्ट्रक्टर, देख रहे हो लिख रहा है implicitly super constructor person is undefined for default constructor must be defined an explicit constructor। आइदर आप खुद एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करो, नहीं तो सुपर कंस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर करो, उसके अंदर आपको ये सारा चीज पास ऑन करो, तो कैसे होगा आप देखो अभी। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर फ्लोट सैलरी, ठीक है, सैलरी, सैलरी, देन यहाँ पे क्या करूँगा, एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, एम्प्लॉय, एंड इसके अंदर इंट, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो जो है आईडी, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट, सैलरी, हो गया। आप सोच रहे हो सर आईडी नेम तो यहाँ पे नहीं है, ओनली सैलरी है, देखो यहाँ पे सुपर कैसे काम करता है, सुपर आईडी कॉमा नेम, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हुआ रीयूज हुआ, तो इसको बोलते हैं रीयूजिंग पेरेंट
पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर था, रीयूज हुआ। तो यहाँ पे पर्सन के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर था, इस कंस्ट्रक्टर को मैंने एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर रीयूज कर पाया। तो दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखो सुपर कंस्ट्रक्टर पास हो रहा है कि नहीं, सुपर मैंने बोला, यहाँ पे देखो सुपर ओनली, आप प्रीवियसली भी देख सकते हो डॉग और एनिमल के अंदर, देखो सिंपल सुपर, सुपर के पास आगे अगर दो ब्रैकेट होगा दैट इज ए कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, किसका, पर्सन का, एंड उसके अंदर आईडी एंड नेम पास कर रहा हूँ। कैसे आएगा आईडी एंड नेम, यहाँ से आएगा एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से जो आईडी एंड नेम आएगा, ये पेरेंट क्लास का जो आईडी और नेम है उसको इनहेरिट करेगा, वह उसको राइट करेगा, ओवरराइट करेगा। उसके बाद आपका दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल करो एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। दीज आर द टेक्निक्स, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद भी रख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि इतना डिफिकल्टी, याद रख सकते हो। दीज आर द टेक्निक्स, ठीक है। एक एक टेक्निक्स है कि ऐसे अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, चाइल्ड क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करके पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टीज को हम पास ऑन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आईडी आईडी दे दिया, उसके बाद मैंने नेम दे दिया 20, उसके बाद मैंने सैलरी दे दिया। ओके, सैलरी यहाँ पे फ्लोट के अंदर है, तो यहाँ पे आप फ्लोट दे सकते हो 0.00f, हो गया। अभी करना क्या है, ई डॉट डिस्प्ले करो, ई डॉट डिस्प्ले। तो मैंने तो किया नहीं, यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड कॉल कर देता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, एंड इस डिस्प्ले के अंदर SYSOUT ID, then name, then salary, ठीक है। तो अभी रन करो, देखो आगे आईडी नेम सैलरी पॉइंट आउट करके पेरेंट क्लास का, ठीक है। समझ में आया कि कैसे कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब हमको बार बार उसी आईडी उसी नेम को यूज नहीं करना पड़ा। ये जो आईडी एंड नेम है ना, हम चाहते तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे चाहते तो फिर से डिक्लेरेशन कर सकते थे आईडी एंड नेम, ठीक है, फिर से, लेकिन हमको करना नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर फिर से वो डिक्लेरेशन हुआ है, पेरेंट क्लास के अंदर आईडी एंड नेम डिक्लेरेशन हुआ है। हम चाइल्ड क्लास के अंदर ओनली उसको रेफर कर दिए कि ये कंस्ट्रक्टर को यूज करो। तो यहाँ पे मैंने सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये आईडी एंड नेम, ये जो आईडी एंड नेम मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू जो पास ऑन किया, यहाँ पे जो आईडी और नेम पास ऑन किया, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, ये पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर के पास चला गया। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट आईडी दिस डॉट नेम में इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद एम्प्लॉय के थ्रू मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। समझ में आ गया कि कैसे आपका सुपर काम करता है, ठीक है। तो इतना ही आज रखते हैं, आप ये सारा चीज देखो कि कैसे ये पूरा फंक्शन कर, जो जो चीज आज मैं बताया, जैसे ये सुपर बताया एंड मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, ये तीन कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया, ठीक है।